तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्ट गुप्ता 6ठी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक का भारत, अर्थात गुप्त उत्तर काल का भारत। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके से गुप्त काल अलग अलग हिस्से में मौर्यों के समापन पे कार्य करता है। गुप्तों के समापन पर अब गुप्त उत्तर काल शुरू होता है बच्चे। तो जिस गुप्त का काल ये पूरा हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में एकदम फैला हुआ था, उस उत्तर भारत की सीमा में धीरे धीरे गुप्तों का भी समापन होता है और यहाँ अलग अलग हिस्से में कई सारे अलग अलग साम्राज्य यहाँ कायम हो जाते हैं। इसमें हम मानचित्र की सहायता से हम अभी देखेंगे, लेकिन मानचित्र समझेंगे पहले हम इसको बता दें, इसकी कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो को मैं बताता हूँ। पॉलिटिकल सीनरी देखेंगे कि उस समय का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, उसके बाद हम फिर से इस मानचित्र पे आएंगे और तब हम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो आओ हम जानें कि पॉलिटिकल सीनरी ईरा क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या उस समय का। तो 550 एडी में गुप्त साम्राज्य का समापन हो गया। गुप्त साम्राज्य हम अभी पढ़े थे, गुप्त साम्राज्य के एक एक का अभिलेख भी पढ़े और किस किस राजा ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे गुप्तों में श्रीगुप्त घटोत्कच यह स्वतंत्र शासक नहीं रहेंगे, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहेगा। उसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें से एक एक करके स्कंदगुप्त से लेके कुमारगुप्त प्रथम से लेके द्वितीय तक सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं गुप्तोत्तर काल। तो 550 एडी में माने 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का समापन हो गया। कारण कई थे, जैसे हूणों का आक्रमण, उत्तर पश्चिम हिस्से से हूण जो आक्रमण कर रहे थे, आंतरिक विद्रोह भी हो गया था, अधिकारी सामंती विद्रोह शुरू हो गया था, सामंत भी विद्रोह कर रहे थे, अधिकारी भी विद्रोह कर रहे थे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त हो गया था, जो भी छोटे मोटे पद पे रहता था अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, आपसी संघर्ष चरम पे आ गए थे। स्कंदगुप्त के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होने लगे। स्कंदगुप्त तक तो गुप्त साम्राज्य अपने आप को बचा के रखे रहा, लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य होने लगे, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का समापन होने लगा। और आर्थिक अर्थव्यवस्था जो था वह भी समझ लो कि धीरे धीरे वह करप्ट हो चुका था बच्चे, और उसके करप्शन के वजह से वह गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। वह गुप्त साम्राज्य जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चरम काल में जो पहुंचा हुआ था, स्कंदगुप्त के बाद वह धीरे धीरे समापन की ओर चला गया। जो इतिहास के उस तथ्य को दोहराता है जिसमें बताया गया है कि हर चीज़ का उत्थान और पतन निश्चित होता है। तो मानचित्र के उत्तर गुप्त से महान गुप्तों का कोई संबंध नहीं है, केवल नाम की समानता है। जैसा कि ये मानचित्र हम देखते हैं बच्चे, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि उत्तर गुप्त, ये वही हमारे बिहार की बात करेंगे, मगध की बात करेंगे, गया की बात करेंगे, जहाँ उत्तर गुप्त वंश आएगा। ये गुप्त वंश से इस वंश का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जैसे गुप्त वंश समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे स्थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का उद्गार होगा। यहीं कान्यकुब्ज या कन्नौज में आ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो वहाँ पे मौखरी वंश की उत्पत्ति हो जाएगी। मगध या गया में अगर आएंगे तो वहाँ उत्तर गुप्त वंश का आगमन होगा। और यहाँ पे प्राक ज्योतिषपुर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे बर्मन वंश आ जाएगा। यहीं पे गौड़ निवेश वंश भी आएगा। यहाँ पे ये बंगाल वगैरह की तरफ हम जाते हैं तो पुरी में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे देख लो सोम बौल भंज वंश आ जाएंगे यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ गुजरात में आते हैं, मध्य प्रदेश में अगर आते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्तर गुप्त वंश यहाँ भी रहेगा। उज्जैनी मालवा के उत्तर गुप्त वंश होंगे। गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पे मैत्रक वंश होगा, जिसकी राजधानी बल्लभी होगी। और चालुक्य उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे, उसी गुजरात मध्य प्रदेश से सटे हुए नीचे महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ चालुक्य वंश आएगा जिसकी राजधानी बादामी होगी। वहीं पे अब आ जाएंगे थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ आएंगे तो वहाँ गंग कदम वंश आएगा, जहाँ की राजधानी तालखंड हो जाएगी। और दूर दक्षिण में चले जाएंगे जहाँ चोर पांड्य चेर हुआ करते थे। उसके बाद कलाब्र का जो जहाँ दौर था
वहाँ पल्लव वंश आ जाएंगे। अब पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम होगी। ये पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो ये हूण है जो मूलतः विदेशज हैं, विदेश के हैं, और वे अपनी राजधानी शाकल रखते हैं, और ये सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी को पार करते हुए हमारे भारत की तरफ प्रवेश कर गए हैं। और इसी के नीचे जहाँ सिंधु नदी मिलती है, इस तट पे राय वंश होगा जिसकी राजधानी अलौर होगी बच्चे। तो ये रहा मानचित्र हमारा। इस मानचित्र का अध्ययन हम लोग ठीक तरीके से करेंगे, किधर किधर कौन सा वंश है, एकदम इसको पढ़ते चलेंगे, और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं नीचे जो दिया हूँ उसे देखेंगे। कि हमने बताया कि मानचित्र के उत्तर गुप्त, अभी हमने बताया कि उत्तर गुप्त वे महान गुप्तों का इनका कोई संबंध नहीं है, केवल नाम की समानता है। ये उत्तर गुप्त दूसरे खानदान के, दूसरे गुप्त के हैं। ये कहता है सेंट्रल एशिया के, माने पश्चिमी एशिया के चीन के निकट खानाबदोश गोबी में, गोबी मरुस्थल है वहाँ पर, वहीं के खानाबदोश जीवन जीने वाले हूण या पश्चिमोत्तर भारत में कब्जा जमा लिए हैं, जो स्कंदगुप्त के समय से भारत पर बर्बर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन स्कंदगुप्त जब तक रहता है उन आक्रमण का मुकाबला करता है, लेकिन स्कंदगुप्त के जाने के बाद उन हूणों को रोकने की क्षमता अब किसी में नहीं रह पाती है, और वही हूण धीरे धीरे हमारे तरफ प्रवेश करेंगे। इस समय हूणों का कब्जा है कहाँ कहाँ? तो दक्षिणी पूर्वी अफ़गानिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में, राजस्थान के कुछ क्षेत्र और कश्मीर पर, और वे कैपिटल अपना बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं शाकल। तो हूणों की राजधानी कहाँ थी? शाकल। तो दक्षिणी पूर्वी अफ़गानिस्तान, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्र और कश्मीर पर हूणों का आक्रमण हो चुका है बच्चे, हूणों का कब्जा हो चुका है, और उन्होंने अपनी राजधानी बना ली है शाकल। शाकल पहले इंडो ग्रीक की राजधानी थी, और अब यही शाकल अब हूणों की राजधानी हो गई है। तो इस तरीके से हूणों के 2 प्रसिद्ध शासक होंगे। कौन कौन? पहला होगा तोरमाड़, तो पहला तोरमाड़ रहेगा, और दूसरा रहेगा मिहिर खोल। ये दोनों शासकों को याद रखेंगे बच्चे। उत्तर पश्चिम हिस्से में जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कुषाण वंश को बताया था पोस्ट मौर्य में, और उसके शासक में कुजुल काडफिसेस, और हमने कनिष्क को बताया था। उसी प्रकार गुप्तोत्तर काल में हूणों का जो शासक होगा उसमें से तोरमाड़ और मिहिर खोल, ये दोनों शासक को हम ठीक से समझेंगे। सिंध क्षेत्र एक कमज़ोर राय वंश के पास में है। जो सिंध वंश, ये देख लो बच्चे, फिर से मैं बता दूं कि सिंध के नीचे वाला जो हिस्सा है वह कमज़ोर शासक है, राय वंश उसके हाथ में है, और कमज़ोर शासक पर तो कोई भी आक्रमण कर सकता है बच्चों। तो सिंध क्षेत्र के एक कमज़ोर, सिंध क्षेत्र अब एक कमज़ोर राय वंश के पास में है, जो जातीय आधार पर शूद्र है, एकमात्र रूलर जो शूद्र होने के बावजूद शासक है। यह काफ़ी एकदम समझो कि CY की या बौद्ध मतावलंबी है। मैंने समझो कि याद रखेंगे कि ये बताता है CU की जो रचना है, इसमें से हमने पढ़ा था, इसमें से कि 2 चीनी यात्री आएंगे हमारे देश में। एक रहेगा ह्वेनसांग और दूसरा होगा फाहियान। फाहियान की रचना है फोक्यो की, और ह्वेनसांग की रचना है CU की। वो जो एक आता है और बताता है कि यह बौद्ध मतावलंबी है, और राय वंश जो शूद्र वंश का है। तो इसे हम याद रखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में छोटी जातियों में से जातीय आधार की अगर बात करें तो शूद्र जाति का शासक है कौन? राय वंश। धीरे धीरे यही क्षेत्र, समझते चलेंगे हम लोग कि धीरे धीरे यही क्षेत्र पहली बार अरबों के नियंत्रण में आया। माने सिंध क्षेत्र का निचला हिस्सा पहली बार अरबों के नियंत्रण में चला जाएगा। इसकी राजधानी अलौर है। नो रूलर इज़ फेमस ऑफ दिस एम्पायर। इस साम्राज्य का कोई भी शासक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विख्यात नहीं है। शेष उत्तर भारत में कई राजनीतिक ताकतें हैं, जैसे मैत्रक है, विंध्य के उत्तर में 10 और दक्षिण में 2 लघु राजनीतिक ताकतें हैं। इस समय के भारत में कोई अखिल भारतीय सत्ता नहीं है। हर्ष का साम्राज्य भी छोटा था। इसे हम याद रखेंगे कि हर्ष सत्ता पे आता है, लेकिन उसका साम्राज्य भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा साम्राज्य है।
इस दौर में परवर्ती स्मृति एवं परवर्ती पुराण की रचना हुई, इसलिए परवर्ती स्मृति एवं पुराण काल के नाम से भी जाना जाता है। माने आने वाले समय में बाद की जो स्मृतियां हैं, बाद के जो पुराण हुए, इसकी रचना गुप्तोत्तर काल में ही होती है। इसीलिए गुप्तोत्तर काल को परवर्ती स्मृति काल के नाम से जानेंगे या परवर्ती पुराण काल के नाम से भी जाना जाएगा। और इसी काल में अरब में इस्लाम का उदय हुआ एंड भारत का प्रारंभिक संपर्क इस्लाम से इसी दौर में प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे बच्चे, चूँकि हम जिस गुप्तोत्तर काल को पढ़ रहे हैं हम लोग 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, इसी 6ठी शताब्दी में 570 ईस्वी में अरब में मक्का में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु माने पैगंबर है, उनके अंतिम पैगंबर माने जाते हैं, उनका जन्म 570 में वहाँ हो गया है बच्चों। और 570 में जन्म के बाद 622 ईस्वी में वे हिजरत करते हैं और हिजरी संवत के साथ ही इस्लाम का उदय बिल्कुल व्याख्यात हो जाता है। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वह हमारे भारत की तरफ भी फैलना शुरू हो गया है। तो भारत का प्रारंभिक संपर्क इस्लाम से गुप्तोत्तर काल में ही होता है बच्चों। और वे भी जो आते हैं वे व्यापारिक दृष्टिकोण से आते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से आते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो अरब से जो भी लोग हमारे देश में गुप्तोत्तर काल में आएंगे, व्यापारिक उद्देश्य रहेगा उनका, धार्मिक उद्देश्य रहेगा और राजनीतिक उद्देश्य भी रहेगा बच्चों। मुख्य तौर पे अगर अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या क्या परिवर्तन होगी, इसको हम जान लेंगे कि गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो कृषि भूमि की बढ़ती महत्ता, उद्योग का ह्रास, व्यापार का ह्रास, नगर उजड़ते हुए, बंदरगाह को संरक्षण नहीं मिला, बाह्य संपर्क घटता हुआ चला गया और भारतीय सामान की मांग अब घटती चली गई, भारतीय निर्यात घटता चला गया, मुद्रा का चलन रुकता हुआ, गिल्ड की स्वायत्ता पर रोक लगा दी गई, स्थानीयता की प्रवृत्ति बढ़ती गई और भूमि दान में बढ़ोतरी कर दी गई और सत्ता का केंद्र कुछ ही हाथ में रह गया। माने सत्ता जब एक हाथों में रहेगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ विकास नहीं हो सकता बच्चे। तो इस तरीके से कृषि भूमि की बढ़ती महत्ता की वजह से, उद्योग की कमी की वजह से, व्यापार के ह्रास की वजह से, नगरों के उजड़ जाने की वजह से, बंदरगाह को संरक्षण नहीं मिलने की वजह से, बाह्य संपर्क घट जाने की वजह से इत्यादि, हमने इसमें बहुत सारी जो व्यवस्थाएँ लिखवाया है, ये सब को याद रखोगे। मेंस के एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चे तुम लोग को, इसलिए इसको छोड़ोगे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस टॉपिक से कम, लेकिन इसमें से जो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन गुप्तोत्तर काल का बता रहा हूँ, मेंस में तुम्हें मदद करेगा बच्चे, इसलिए इसे ठीक से समझोगे। इसलिए यही है भारतीय सामंतवाद का दौर। द इमिग्रेंट्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फ्यूडलिज्म की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जा रही है बच्चे। भारत में सामंतवाद का दौर शुरू हो जा रहा है गुप्तोत्तर काल में। तो भारतीय सामंतवाद क्या है बच्चे? सामंतवादी कौन होते हैं? तो सामंतवाद वे होंगे, अब वो राजा नहीं रहेंगे, आम पब्लिक जिनके पास पैसे हो जाएंगे, खेत हो जाएगा, पूंजी हो जाएगी, वे अपना धन गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को कर्ज के रूप में देंगे और वापस लेने के समय इंटरेस्ट के साथ लेंगे और इंटरेस्ट के साथ कोई नहीं देगा तो उसे अपना गुलाम भी बनाना शुरू करेंगे, उस पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। तो ये दौर जो शुरू होगा वह शुरू होगा सामंतवाद का दौर। तो यह गुप्तोत्तर काल की ही एक विशेषता में आती है बच्चे। तो बिंद के उत्तर में अब राजनीतिक सत्ता की बात हम करते हैं कि कौन कौन है जो उत्तर में और कहाँ कहाँ उसने राजधानी रखा, कौन कौन उसका महत्वपूर्ण शासक रहा, ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तब तक के लिए अभी मैं जितना पढ़ाया उसको देखो, फिर अगले वीडियो में हम देख रहे हैं कि विंध्य के उत्तर की राजनैतिक दशा, माने गुप्तोत्तर काल में विंध्य पर्वत के उत्तर माने उत्तर भारत में कौन कौन सी राजनैतिक सत्ता रहेगी, वो देशज होंगे कि विदेशज होंगे, राजधानी कहाँ होगी, उसके संस्थापक कौन होंगे, उससे संबंधित क्षेत्र कौन सा होगा और विख्यात शासक।